हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी एलटी ग्रेड 86 लेक्चरर एनबीएस केबीएस और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्नपत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन में दिया है लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना। इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किससे? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है कोर से, फलक से, ब्लेड से या ताम्र से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फलक से। मध्य पाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड पर हुआ है। उपकरणों में कई आकार प्रकार के स्क्रैपरों की बाहुल्यता मिलती है। छिद्रक, ब्यूरिन तथा बेधक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण थे। इसके अलावा हैंडेक्स, फलक ब्लेड, क्लीवर तथा चक्राभ कोड भी मिले हैं। फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की प्रधानता के कारण मध्य पुरा पाषाण संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो दो अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे इनमें से कौन थे? ऑप्शन में दिया है गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य से आगलन प्रौद्योगिकी और खोजते तथा मिट्टी के पाइप बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती के वस्त्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती प्रारंभ हुई। गेहूं भी यहाँ की मुख्य खाद्यान्न थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? ऑप्शन में दिया है क्लोराइट, गेहूं, लैपिस लाजुली और फिरोजा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। सुमेरियों द्वारा ईरान के पठार से क्लोराइड, फिरोजा, लाजुली के साथ अतिरिक्त कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था, लेकिन गेहूं का आयात वहां से नहीं किया जाता था। गेहूं के आयात की कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों से ज्ञात नहीं हुई है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन था? ऑप्शन में दिया है पुंसवन, नामकरण, गर्भाधान और जात कर्म। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गर्भाधान। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है। वास्तविक रूप में संस्कारों का विधान सूत्र साहित्य विशेषकर गृह सूत्रों में पाया जाता है। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपन्न किए जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में किस विवाह को अनैतिक माना गया है? ऑप्शन में दिया है दैव, असुर, आर्ष और प्रजापत्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, असुर। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में असुर विवाह को अनैतिक माना गया है।
स्मृतिकारों ने इसकी निंदा की है। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री थी। असुर विवाह के अंतर्गत कन्या पक्ष वर पक्ष से धन लेकर कन्या को बेच देता था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेध यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? ऑप्शन में दिया है वाजसनेयी संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, वाजसनेयी संहिता। यजुर्वेद के दोस्तों दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। इसमें पुरुष मेध यज्ञ के समय पर बलि पीड़ितों का उल्लेख किया गया है। इसमें शिल्प और व्यवसायों का वर्णन किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में दिया है वर्मन, गविष्ठ, बलि और वज। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गविष्ठ। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के पशुओं में गायों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इसे बहुमूल्य धन माना जाता था, अतः इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था, जिसके लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्ठी का मतलब होता है गायों की खोज करना। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हैमौत संप्रदाय एक शाखा थी, इनमें से किसकी? ऑप्शन में दिया है हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की या ब्रजयान की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महासांघिक की। महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा हैमौत संप्रदाय थी। यह आचार्य कश्यप गोत्र के द्वारा स्थापित बौद्ध मठों तथा उसके भिक्षुओं के प्रचार के परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। तो आप इसको याद रखेंगे। हैमौत संप्रदाय महासांघिक की एक शाखा थी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में दिया है थेरयस, महाकश्यप, मोगलपुत्र तिस्र और वसुमित्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस समय संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें शुद्ध पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन में दिया है जीवक, महागोविंद, उदयन और शीलवंत। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महागोविंद। महागोविंद मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार था, जिसके निर्देशन में मगध नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगृह का निर्माण हुआ। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। एक बार बिंबिसार ने अवंती के नरेश प्रदोत का इलाज करने के लिए जीवक को अवंती में भेजा था। और उदयन जो है बिंबिसार का पुत्र था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाई थी। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ऑप्शन में दिया है कालाशोक, अशोक, कनिष्क और हर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अशोक। तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन मोगल पुत्र तिस्र की अध्यक्षता में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आप चारों बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था यह याद रखना चाहते हैं तो आप ये याद रखेंगे, आ का, फिर का। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क की। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया?
ऑप्शन में दिया है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु और अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अशोक ने धम्म का प्रचार किया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? ऑप्शन में दिया है लुम्बिनी स्तंभ लेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख और ब्रह्मगिरि लघु शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भाब्रू शिलालेख। पुराणों में अशोक का उल्लेख अशोकवर्धन के रूप में हुआ है। पुराणों में अशोक का उल्लेख अशोकवर्धन के रूप में हुआ है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में उसका विवरण अशोक मौर्य के रूप में हुआ है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपना उल्लेख प्रियदर्शी लाजा मगधे अर्थात प्रियदर्शी मगध नरेश के रूप में किया है। अपने शिलालेखों में अशोक ने 2 उपाधियाँ देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी धारण किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? ऑप्शन में दिया है द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 10वां शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख। अशोक के 12वें शिलालेख से दोस्तों धार्मिक सामंजस्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। मनुष्य अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करे। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? ऑप्शन में दिया है रुम्मनदेही स्तंभ लेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख और भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू अथवा बैराट लघु शिलालेख दोस्तों राजस्थान में है। इस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास प्रकट करता है। इसी शिलालेख में दोस्तों भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? ऑप्शन में दिया है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रारंभ में अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु वर्तमान समय में इसमें केवल 6 गुफाओं के चित्र ही सुरक्षित रह गए हैं। पहले में, दूसरे में, 9वें में, 10वें में और 16वें 17वें में। 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जबकि पहली और दूसरी गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में माला शम्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? ऑप्शन में दिया है गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 16। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 में दोस्तों माला शम्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है और गुफा नंबर 17 में सबसे अधिक जातक कथाएं अंकित हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं? ऑप्शन में दिया है परमार, पल्लव, गुप्त और चंदेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्तकालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण उनके मंदिर हैं। मंदिरों के अवशेष हमें गुप्त काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। यह गुप्त काल की एक विलक्षणता है। मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ गुप्त काल से उत्कीर्ण की गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थीं? तो यह हुई थी दोस्तों गुफा नंबर 16 और 17। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
गुफा नंबर 16 और 17 गुप्त काल में निर्मित हुई थी। गुफा नंबर 16 में मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र है जो सुंदर और आकर्षक है, और गुफा नंबर 17 में सबसे अधिक जातक कथाएं अंकित की गई हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बलबन। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था और इसका दमन किया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। 1266 से लेकर के 1287 के बीच यह दिल्ली का सुल्तान था। इसने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे, इनमें से किससे? ऑप्शन में दिया है ताजिक से, अफगान से, तुर्क से और मंगोल से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्क से। तुर्कान ए चहलगानी का गठन दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। यह 40 अमीरों का एक समूह था जो उसके वफादार सरदारों की एक टुकड़ी थी। इसमें सभी सदस्य तुर्की थे। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो यह मारा गया था दोस्तों खोखरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पंजाब में खोखर जाति ने सुल्तान सूबेदार को पराजित करके लाहौर को जीतने का प्रयास किया था। इसी कारण 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत आया था। झेलम और चेनाब नदी के मध्य उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। ऐबक के ठीक समय पर सेना लेकर पहुंच जाने की वजह से ही गौरी की विजय हुई। खोखरों को निर्ममतापूर्वक मारा गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी लाहौर पहुंचकर गजनी की ओर चला, जहां मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए खोखरों ने उसको मार डाला। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च और असाधारण पदासीन अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन में दिया है काजी उल कुजात, मजलिस ए खलवत का अध्यक्ष, वजीर और नायब ए मुल्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नायब ए मुल्क। नायब ए मुल्क अथवा नायब ए मामलिकात, यह पद सुल्तान बहरम शाह के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। बहरम शाह के सरदारों ने शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए नायब का पद सृजित किया था। दुर्बल सुल्तानों के समय में ही इस पद का महत्व था, लेकिन जब तक था तब तक यह सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख होता था। सुल्तान के बाद नायब का पद माना जाता था, उसको वजीर से भी बड़ा माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? ऑप्शन में दिया है जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेनापति था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दे रखी थी। आप इसको याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, तुगलक साम्राज्य विभक्त था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 23 मुक्तोया प्रांतों में। तुगलक साम्राज्य में कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल के क्षेत्रों के अलावा लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप शामिल था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अशोक के पाषाण स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने स्वर्ण स्तंभ कहा। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के अभिलेखों को संरक्षित भी करवाया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी, कौन थी? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है अरबी, तुर्की, उर्दू और फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फारसी। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षित भाषा फारसी थी।
यह उनकी प्रशासनिक भाषा भी थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों की मातृभाषा तुर्की थी और उनकी धार्मिक भाषा अरबी थी। इन बातों को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दिया है 5, 7, 9 और 15। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 9। बाघ गुफाओं की संख्या 9 है, जिसमें से गुफा नंबर पहला, 7वां, 8वां और 9वां नष्ट हो चुका है। गुफा नंबर 2 को पांडव गुफा, गुफा नंबर 3 को हाथी खाना और गुफा नंबर 4 को रंग महल के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। और सूची नंबर 2 में वर्ष दिया गया है, इसका सुमेलन कराना है। इसमें पहला है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों अगले साल यानी कि 1527 में। और चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। और कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। तो इसका सम्मेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही कथन चुने। इसमें पहला दिया है शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर खुदवाई और इसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। दूसरा है शाहजहां ने भू राजस्व 1/2 से घटाकर 1/3 किया। तीसरा है शाहजहां ने पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार कराकर इसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। और चौथा है शाहजहां के शासनकाल में कृषकों की दशा में सुधार हुआ। इसमें से सही कथन चुनना है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर का जीर्णोद्धार कराकर इसका नाम नहर ए बहिश्त रखा था। उसने इसको खुदवाया नहीं था, जीर्णोद्धार कराया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन में दिया है बसावन, दशरथ, बिशन दास और मनोहर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिशन दास। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तथ्यों से जुड़े युग्म पदों पर विचार करें। अकबर का प्रशासनिक उपाय और वर्ष दिया है। इसमें पहला है दोस्तों आमिल्स अथवा करोरीज की नियुक्ति 1774। इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है। आमिल अथवा करोड़ी की नियुक्ति 1573 में हुई थी। 1573 में अकबर ने आमिल अथवा करोड़ी की नियुक्ति किया था। फिर अगला है खालसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र लाहौर से इलाहाबाद तक को ले आना 1576। तो यह सही है। तीसरा है दस्तूर नामक मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमि का समूहन 1580। तो यह भी सही है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन में दिया है केवल 2, केवल 3, 1 और 3, केवल 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। यानी कि पहला जो इसमें दिया है करोड़ी या आमिल की नियुक्ति, यही सही तरह से सुमेलित नहीं है। अकबर ने करोड़ी की नियुक्ति की थी 1573 में। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीड़ा का एक कुशल वादक था? ऑप्शन में दिया है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों बीड़ा का एक कुशल वादक था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा युग्म गलत है? इसमें दिया है लेखक और पुस्तक। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, बदायूनी ने नहीं लिखा है आलमगीरनामा, बाबर ने लिखा है तुजु के बाबरी,
जहांगीर ने लिखा है तुजुक ए जहांगीरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आलमगीर नामा दोस्तों बदायूनी ने नहीं बल्कि मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। तो इस प्रकार इसका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें दिया है अलबरूनी किताबुल हिंद। तो यह तो सही लग रहा है। फिर अगला है फैजी अकबरनामा, ईश्वरदास नागर मिराते मुल्क, खाफे खां, आलमगीर नामा। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विवरण व्यापकता के सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर क्या है? डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे वो। फिर अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप जानते ही हैं बेगम हजरत महल कर रही थी। फिर अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो यह भी आप जानते हैं बी.डी. सावरकर ने दिया था। बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? ऑप्शन में दिया है दयाराम गिडमन, डी.के. कर्वे, रमाबाई रानाडे और नारायण चंदावरकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के गंभीर प्रयासों से दोस्तों बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। महिला उत्थान के लिए भी इन्होंने काम किया है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया? ऑप्शन में दिया है बंगाली, ब्रजभाषा, मैथिली और अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला बंगाली, ये बंगाल के थे। फिर अगला क्वेश्चन है वराह मिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र, मृच्छकटिकम, शुक्रनीति सार और बृहत संहिता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बृहत संहिता। वराह मिहिर ने दोस्तों 6वीं शताब्दी में बृहत संहिता की रचना की है। इसको संस्कृत का विश्वकोश भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन में दिया है क्षेमेंद्र, कालिदास, अमर सिंह और लक्ष्मीधर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह। अमर सिंह ने लिखा है दोस्तों नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य का भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया है अंड, मेध, छत्र और अंतराल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अंतराल। अंतराल दोस्तों नागर शैली की स्थापत्य की विशेषता है, ना कि बौद्ध स्थापत्य की, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बाल रामायण का लेखक कौन था? ऑप्शन में दिया है विक्रमांक देव, राजशेखर, कल्हड़ और आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर। राजशेखर ने लिखा है दोस्तों बाल रामायण। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस वाकाटक नरेश ने महाराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन में दिया है बिंद शक्ति, हरित पुत्र प्रवरसेन, सर्वसेन और रुद्रसेन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरित पुत्र प्रवरसेन ने महाराज की उपाधि धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और सबसे विकसित चैत्यगृह कौन सा है? ऑप्शन में दिया है बेसड़ा, भाजा, कार्ले और कोंडाने। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
कारले। कारले की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भेर घाट पहाड़ी पर उत्खनन की गई हैं। सातवाहन शासक पुलवामा के काल में बैजंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ उत्कीर्ण एक लेख में इसको जम्बू द्वीप का सबसे सर्वोत्तम चैत्यगृह कहा गया है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा मुख्यतः प्रचलित थी? ऑप्शन में दिया है औद्योगिक समाज, कृषि समाज, हथकरघा समाज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि समाज। कृषि समाज में दोस्तों मातृ देवी की अवधारणा मुख्यतः प्रचलित थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? ऑप्शन में दिया है प्राचीन वैशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुंदेलखंड और प्राचीन मालवा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है, प्राचीन वैशाली। बसाड़ की पहचान दोस्तों प्राचीन वैशाली के रूप में की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? ऑप्शन में दिया है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और मौखरी काल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गुप्त काल। परमार्थ दोस्तों गुप्त काल में बौद्ध विद्वान थे। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम है इनमें से किसका? ऑप्शन में दिया है कामरूप का, मेघालय का, असम का या शिलांग का। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम का। प्राग ज्योतिष दोस्तों असम का प्राचीन नाम है। याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन थे? इसमें दिया है व्यक्ति, शुल्क, शोंधर और विष्टि। तो इसमें से दोस्तों व्यक्ति और विष्टि प्राचीन काल में बधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द हैं। आप जानते ही होंगे विष्टि के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है, उर्सरिंग क्या है? ऑप्शन में दिया है प्रवेश द्वार, लघु शिखर, बितान यानी कि भीतरी छत और भित्ति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लघु शिखर। उर्सरिंग दोस्तों लघु शिखर को कहा जाता है। खजुराहो के मंदिरों में शिखरों पर छोटे छोटे शिखर संलग्न हैं जिसको उर्सरिंग कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर और चन्ना केशव प्राचीन मंदिर किस होयसल शासक के संरक्षण में बनवाए गए थे? ऑप्शन में दिया है नरसिंह प्रथम, वीर बल्लाल, विष्णुवर्धन और नरसिंह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, विष्णुवर्धन। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? ऑप्शन में दिया है बुद्ध, शिव, जैन और सूर्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? शिव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन में दिया है वाकपति राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज और पृथ्वीराज। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, विग्रह राज। विग्रह राज ने दोस्तों अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना करवाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिरण्य कर क्या था? ऑप्शन में दिया है सेवा कर, बिक्री कर, कृषि कर और धार्मिक कर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृषि कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हिरण्य कर व्यवस्था दोस्तों नगद कृषि के रूप में वसूला जाता था। उत्तर भारत में प्रचलित प्राचीन भारतीय कृषि जन्य व्यवस्था और राजस्व संबंधी पारिभाषिक शब्दावली में यह शब्द पाया गया है। पूछा जा सकता है, आप उसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? ऑप्शन में दिया है उड़ीसा या उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, तमिलनाडु। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में द्रविड़ वास्तुकला विकसित हुई। यहाँ के मंदिरों के मंडप को
गोपुरम कहा गया है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? ऑप्शन में दिया है इंद्र, रुद्र, अदिति और अग्नि। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, रुद्र। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र के आमात्य का नाम क्या मिलता है? तो यह मिलता है दोस्तों सुविशाखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार दोस्तों सौराष्ट्र का आमात्य सुविशाखा था। सुदर्शन झील का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। गुजरात के गिरनार पर्वत पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण और संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली के लक्षणों से युक्त है? ऑप्शन में दिया है भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, सिरसपुर का लक्ष्मण मंदिर और ग्वालियर का तेली मंदिर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर दोस्तों द्रविड़ शैली के लक्षणों से युक्त है। यह मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों के द्वारा दिए गए धन से इसका निर्माण कराया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।